अभी गिरीश वानखेड़े कह रहे थे कि हिंदी साहित्य के वो विद्यार्थी नहीं है। यहाँ हम जितने लोग बैठे हुए हैं उनमें हिंदी साहित्य के विद्यार्थी केवल सुरेश शर्मा है। मैंने और सुरेश शर्मा ने अच्छा आप भी चलो आपको मैं आपसे मेरा परिचय नहीं है इसलिए मैं जानता नहीं आपके बारे में। सुरेश शर्मा ने देश के सबसे बड़े विश्वविद्यालय महत्वपूर्ण जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से एमए एमफिल पीएचडी की है। इन्होंने कई संचयन संपादित किए हैं ग्राम वृक्ष बेनीपुरी और रघुवीर साहब पर। और वर्धा में जब ये प्रोफेसर थे सिनेमा और थिएटर विभाग में, तो मैंने वहाँ एक फिल्म एप्रिसिएशन कोर्स किया था। हमारे बड़े भाई विभूति नारायण राय वहाँ वाइस चांसलर थे। तब से इनको मैं ढूंढ रहा था, ये पिछले 6 साल से गायब थे, मतलब मुझे नहीं मिले थे। केशव राज जी का धन्यवाद कि केशव राज जी ने इतने बड़े विद्वान से हमें मिलवाया। और मुझे अपनी पुरानी यादें जब जनसत्ता के दिनों में हम लोग साहित्य की रिपोर्टिंग करते थे उन दिनों में आ गई। मैंने अंग्रेजी माध्यम से साइकोलॉजी में मास्टर डिग्री की और बाद में मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में भी एमए किया। तो हिंदी साहित्य का वैसा विधिवत विद्यार्थी नहीं था, लेकिन हम लोगों को सिखाया गया कि जो बीट हमारे अखबार में है उसकी जानकारी होनी चाहिए। तो साहित्य का चस्का लगा और उसमें पढ़ते चले गए। जो हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में बात की जाती है ये बहुत बड़ा है और मैं थोड़ा सा पुराने इतिहास में कंफ्यूज होता हूँ, तो मैं आधुनिक इतिहास की बात करता हूँ। क्योंकि आप देखिए कि हमारे पाठ्यक्रमों में विद्यापति से शुरुआत होती है हिंदी की। 12वीं 13वीं शताब्दी में मैथिल विद्यापति, वहां से हम भक्तिकाल में आते हैं तो सूरदास, फिर तुलसीदास, फिर रीतिकाल में बिहारी, फिर बाकी अब उसके बाद आधुनिक भाषा। तो आधुनिक भाषा का जो वो पूरा था वो भारतेंद्र हरिश्चंद्र से हम लोग मानते हैं कि भारतेंद्र हरिश्चंद्र ही वो संधि स्थल थे जहां से अवधी, ब्रज, भोजपुरी, मैथिल भाषाएं खड़ी बोली में बदलना शुरू होती। और भारतेंद्र हरिश्चंद्र का काल था 1850 से 1885। 35 साल की आयु में उनका निधन हुआ था। और उनकी एक बंगाली प्रेमिका थी मल्लिका, जिसने एक उपन्यास लिखा है और वो उपन्यास साप्ताहिक हिंदुस्तान में मृणाल पांडे ने रीडिस्कवर करके छापा था। वो भारतेंद्र हरिश्चंद्र के मृत्यु के 72 घंटे की दैनंदिनी है। और उसमें उस पर प्रसन्ना जो देश के बहुत बड़े ड्रामा के थिएटर के नाटककार हैं, उन्होंने सीमा पार नाटक किया था राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के साथ। वो अद्भुत उपन्यास है जहां से उस हिस्ट्री का पता चलता है। अब देखिए हम 1882 में 1882 में हिंदी का पहला उपन्यास छपता है परीक्षा गृह, और इसको लाला श्रीनिवास दास लेखक है। उसी तरह जो आप नाटक हिंदी का जो पहला होता है उसका भी कार्यकाल 3 अप्रैल 1868, 3 अप्रैल 1868 को हिंदी का पहला नाटक शीतला प्रसाद त्रिपाठी का लिखा हुआ बनारस में मंचित होता है, जानकी मंगल। और उस नाटक में देखिए कि वो जानकी मंगल रामायण पर आधारित नाटक है और उसमें भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने लक्ष्मण की भूमिका अदा की है। क्योंकि लक्ष्मण का पात्र करने वाला जो लड़का था वो बीमार पड़ गया या कहीं गायब हो गया। तो अब ऐन वक्त पर नाटक शुरू होना है तो कौन करे? तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र जैसा लीजेंडी हमारा, जिस पर भारतेंद्र युग है हिंदी साहित्य के इतिहास में, तो वहां से नाटक है। उसके बाद आइए कहानियों पर आते हैं। तो कहानियों का जो दौर है वो 1910 से 1921 के बीच ही लगभग इसकी शुरुआत मानी जाती है। और कई लोग कहानियों के बारे में सुरेश शर्मा जी ज्यादा जानते हैं क्योंकि ये इन्होंने पढ़ाई लिखाई की है। हम लोग तो जयशंकर प्रसाद की ग्राम कहानी को पहली कहानी मानते हैं कि जो पहली आधुनिक हिंदी कहानी थी जयशंकर प्रसाद। और मैं प्रसाद का लगभग सारा साहित्य पढ़ गया हूँ, मतलब मैंने 5000 किताबें पढ़ ली है तो वो सारा कुछ पढ़ गया उस समय। उसी समय पटना जो हुआ करता था बिहार का, वो साहित्य के केंद्र में था। वो केंद्र में इसलिए था कि वहां एक बड़े विशद विद्वान हुए आचार्य सी पूजन सहाय, और सी पूजन सहाय जयशंकर प्रसाद और प्रेमचंद की पांडुलिपियां ठीक करते थे। माने ही वाज द फर्स्ट एडिटर इन द हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, सी पूजन सहाय पटना में। और वहां से ये साहित्य जाता था छपने। अब बनारस प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद
और आप देखिए कि चंद्र शर्मा गुलेरी भी उसी दौर में हो रहे हैं, जिन जो एक कहानी लिखकर अमर हो गए। उसने कहा था पर बहुत घटिया फिल्म बनी, लेकिन बनी। तो उसने कहा था हिंदी साहित्य में पहली बार फ्लैशबैक इजाद करती है, क्योंकि उससे पहले फ्लैशबैक का रिवाज नहीं था। फ्लैशबैक सिनेमा में हमने देखा है, लेकिन हिंदी कहानी में उस समय चंद्रम शर्मा गुलेरी उसने कहा था। और वो एक लव स्टोरी है जो हमें बताती है कि प्रेम की उदारता क्या होती है और उसका त्याग क्या होता है, जिसमें तेरी कुर्माई हो गई है का वाक्य बहुत प्रचलित हुआ था। या वो कहता है कि उसने कहा था वजीरा पानी पिला, और पूरा स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस की कहानी है कि उसकी प्रेमिका ने कहा था कि मेरे बच्चे और मेरे पति का ख्याल रखें। और बेल्जियम के बॉर्डर की कहानी है वो, फ्रांस और बेल्जियम के बॉर्डर की। तो वहां से हमारी हिंदी कहानी का सफर शुरू हुआ। और अब तो इतने सारे और इतना विकास हुआ है कि उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। अब जो भक्ति आंदोलन आप कर दें, तो भक्ति आंदोलन के बारे में बहुत सारी चीज कही जाती है। एक सुधीश पचौरी का लेख है उस पर, करुणा के वजन का कोई शब्द, जिसमें वो बताते हैं कि समाज में जिस चीज की कमी जितनी हो जाती है, साहित्य में वो खूब प्रचुरता से आता है। तो भक्ति काल एक आक्रमणकारी और एक अशांत जीवन का काल था। तो उस समय अन्याय चरम पर था और समाज में प्रेम के लिए जगह नहीं थी। और उस तब भक्ति कवियों ने क्या किया, जो ईश्वर के प्रति उनका प्रेम है, दरअसल वो सांसारिक प्रेम से गुजरा। चूंकि उस जमाने में समाज के भय से वो किसी स्त्री से अपना प्रेम प्रकट नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने ईश्वर को अपनी बात कहने का माध्यम बनाया। तो आप देखिए पूरे हिंदुस्तान में और सभी भाषाओं में वो भक्ति काल बहुत इंपॉर्टेंट है। बल्कि हिंदी क्या पूरे भारतीय साहित्य में भक्ति काल से इंपॉर्टेंट कोई दौर ही नहीं रहा है। जहां कन्नड़ में अक्का महादेवी से लेकर, और आप मलयालम में, और आप देखिए वहां असमिया में, बांग्ला में, सारी भाषाओं में भक्ति काल होता है। क्योंकि जनता त्राहि त्राहि कर रही थी आतंक, राजाओं के आतंक और शोषण में। तो ये ईश्वर को पुकार रहे थे कवि। आप बहुत बढ़िया अमृतलाल नागर का उपन्यास है दो, एक तुलसीदास पर है मानस का हंस, और एक सूरदास पर है खंजर नयन। ये बायोपिक है, दो उपन्यास है जिसमें उसके जिक्र मिलते हैं। उसके बाद दूसरी चीज ये हुई हमारे समाज में कि जितने लोगों ने हिंदी पत्रकारिता में कदम रखा और जो साहित्य से आए थे, आप भी गिरीश बोल रहे थे कि मुंबई में उसका वो दिखाई नहीं देता, लेकिन हम कैसे भूल सकते हैं कि मुंबई हिंदी साहित्य को की जो धुरी थी वो यहाँ से निकलने वाली धर्मयुग पत्रिका थी। और धर्मवीर भारती का अंधा युग आधुनिक नाटक, जो कि 1950 के आसपास आकाशवाणी रेडियो के लिए उन्होंने लिखा था। लेकिन मैं मानता हूं कि हिंदी का जो पहला सही मायने में आधुनिक हिंदी का नाटक है वो 1960 के आसपास लिखा जाता है। 1960 मोहन राकेश का आषाढ़ का एक, और ये नाटक कलकत्ता में खेला जाता है। श्यामानंद जालान की टीम करती है पदाती, और इस वहां बंगालियों का बहुत वर्चस्व था कलकत्ता में, और ये डर रहे थे कि ये नाटक सफल होगा कि नहीं होगा। तो इन्होंने ड्राइंग रूम में उसका एक एक्ट प्ले किया श्यामानंद जालान ने, और बहुत सक्सेसफुल रहा आषाढ़ का एक दिन। अभी भी वही हिंदी का पहला आधुनिक नाटक है। पहले के जितने थे वो लोक भाषाओं के, जैसे अंधेर नगरी भारतेंदु का था, तो अंधेर नगरी भारतेंदु उसी काल में लिख रहे थे ना, 1850 से 1885 के बीच में। तो वो सब एक लोक नाटक थे। और यहाँ से हमारी हिंदी साहित्य की यात्रा आगे आई। और आरंभिक काल में जिन लोगों ने आरंभिक काल में हिंदी को बहुत आगे बढ़ाया, उसमें आलोचकों का बहुत बड़ा योगदान है। एक चीज जो सुरेश शर्मा जी की बात से समयाभाव के कारण रह गई थी, उसमें है कि जो जब हमारे यहाँ प्रगतिशील आंदोलन आया, तो उसकी शुरुआत एक ग्रुप ऑफ पोइट से हुई, 4 जो हुए, नागार्जुन, त्रिलोचन, शमशेर बहादुर सिंह और एक और थे, अभी याद आ जाए। तो वहां से शुरू हुई, और उसके बाद बढ़ते 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 9वें दशक और 10वें दशक की कविता तक ये कविताएं पहुंची। अब डॉक्टर रामविलास शर्मा आए, लेकिन ठीक रामविलास शर्मा भी मार्क्सवादी थे और नामोर्सी भी मार्क्सवादी थे, लेकिन डॉक्टर रामविलास शर्मा पर ब्राह्मणवाद का आरोप लगा
और उन पर एक खास किस्म की विचारधारा की ओर झुकने का अंतिम दिनों में। तो नामवर सिंह का एक लेख है, इतिहास की शौशाला। उस लेख ने पूरे हिंदी जगत में तहलका मचा दिया और इतनी मार काट मची उस लेख के बाद कि दोनों वैचारिक संघर्ष कर। और तीसरा बिंदु आता है, और नामवर सिंह जाहिर हजारी प्रसाद बेदी की परंपरा से आते हैं, और नामवर सिंह, चूंकि नामवर सिंह के साथ मेरा अंतरंग 20 साल बीता इसलिए मैं जानता हूं उनको। तो मैनेजर पांडे हुए जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में, जिन्होंने जब राजेंद्र यादव के प्रयासों से हिंदी साहित्य में दलित और स्त्री विमर्श आया, यानी कि स्त्रियों का साहित्य और दलितों का साहित्य, और राजेंद्र यादव, उसमें भी मैं 15 साल राजेंद्र यादव का सहयोगी रहा, हंस का मैं एडिटर कल्चर रहा, तो मैंने देखा है उस दौर को। तो उसमें एकमात्र आलोचक थे हिंदी के जिन्होंने इन दो धाराओं को प्रश्रय दिया, वो थे प्रोफेसर मैनेजर पांडे। मैनेजर पांडे ने एक किताब लिखी, साहित्य के समाज शास्त्र की भूमिका, उस किताब का नाम, वो हरियाणा के हिंदी एकेडमी ने छापी थी चंडीगढ़ से, और बाद में वाणी प्रकाशन ने उसको छापा। तो उसमें ये बात सामने आई कि मैं यदि स्त्री नहीं हूं तो मैं स्त्रियों के दुख और दर्द को उस रूप में नहीं लिख सकता जैसे स्त्रियां खुद लिख सकती हैं। और फिर प्रेमचंद कटघरे में आ गए दलितों वाले मुद्दे पर। कहा गया कि जो कफन और सदगति प्रेमचंद ने लिखी वो भोगा हुआ यथार्थ नहीं था उनका। अब एक नई बहस साहित्य में शुरू हुई कि परकाया प्रवेश कितना जायज है, यानी कि एक लेखक अपने चरित्रों की आत्मा में प्रवेश करके सिंपैथी और एम्पैथी जैसी टेक्निक्स का इस्तेमाल करके कितना सटीक लिख सकता है। तो हम लोग, जैसे मेरे जैसे लोग उस समय दलित साहित्य को सपोर्ट करते थे, अभी मैं करता हूँ स्त्रियों के साहित्य को सपोर्ट, क्योंकि जब स्त्रियों ने अपना मुंह खोलना शुरू किया और अपने क्योंकि पुरुष गर्भवती मैंने गर्भ नहीं धारण कर सकते, तो उस भावना को और उस पीड़ा को, बच्चे के जन्म देने की पीड़ा और उसके आनंद को पुरुष महसूस ही नहीं कर सकते। तो स्त्रियों ने, और नामवर सिंह ने इस पर एक और थियरी आई। गाय सोरमन की एक किताब है, फ्रेंच दार्शनिक है, और बाद में उसका हिंदी अनुवाद भी आया था, नामवर जी ने ही करवाया था, राजकमल को देखकर, मुकेश कुमार ने अनुवाद किया, इंटेलेक्चुअल्स ऑफ इंडिया। उसमें एक सवाल आता है कि यदि आपके सामने सत्य और न्याय हो तो आपको किसके पक्ष में खड़ा होना चाहिए? बहुत गंभीर सवाल है और आसानी से इसका जवाब नहीं दिया जाता। तो मैंने नामवर सिंह से एक इंटरव्यू में पूछा कि आप खुद डॉक्टर साहब आप बताइए कि आप क्या, आपका पक्ष है। तो उन्होंने कहा कि एक लेखक को और संस्कृति कर्मी को और एक इंटेलेक्चुअल को न्याय के पक्ष में खड़ा होना चाहिए। उसका उदाहरण उन्होंने दिया, उदाहरण स्त्री और दलित दोनों मुद्दों पर दिया। उन्होंने कहा कि यह सच है कि आज बहुत सारे दलित विधानसभाओं और संसद और नौकरशाही में पहुंच गए हैं और उनको रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है, फिर भी कानूनन उन्हें रिजर्वेशन प्राप्त है। अच्छा, विश्वनाथ प्रताप सिंह के साथ चूंकि मैंने काम किया और उन्होंने रिजर्वेशन लागू किया था, तो प्राइम मिनिस्टर थे, तो उस समय उनसे भी मैंने ये सवाल पूछा था कि क्रीमी लेयर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। लेकिन साहित्य में जब ये बात आई तो उसमें ये कहा गया कि न्याय के पक्ष में होना चाहिए। तो नामवर सिंह ने कहा कि जैसे रामविलास पासवान, मायावती और बहुत सारे दलित, जगजीवन राम या मीरा कुमार को क्यों आरक्षण मिलना चाहिए, ये सब हुआ। उन्होंने कहा नहीं, जो समाज का जो तबका हजारों सालों से दलित, प्रताड़ित, शोषित और अन्याय का शिकार रहा है, वहां ये सवाल नहीं। दूसरा, औरतों के सवाल पर क्या हुआ? तो औरतों के सवाल पर नामवर सिंह ने कहा कि हम समझते हैं कि आज बहुत सारी औरतें पढ़ लिख कर और थोड़ा स्वावलंबी होकर मध्य वर्ग का हिस्सा हो गई हैं और उनको रिजर्वेशन की जरूरत नहीं, उनको अलग से सुनने की जरूरत नहीं, वो एक सिस्टम का हिस्सा है। जैसे मान लीजिए कि इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री बनने से देश के सिस्टम पर कोई फर्क ही नहीं पड़ा कि स्त्रियों का कुछ भला हुआ हो और स्त्रियों के पक्ष में कोई चीज गई हो, ऐसा कुछ नहीं। उसी तरह मायावती के भी बनने से स्त्रियों का नहीं, तो स्त्रियों का, लेकिन हमारे यहाँ से जब से यह संस्कृति है, हमारा समाज है, तब से हमने औरतों को वस्तु से अधिक नहीं समझा। उसकी आवाज ही नहीं सुनी गई, न परिवार में, न समाज में, न राजनीति में, न बड़े स्तर पर।
तो हमें उसके पक्ष में खड़ा होना चाहिए। भले ही कुछ औरतें इसका नाजायज फायदा भी उठाएं, जैसे दहेज कानून का नाजायज फायदा उठाया हम लोगों ने, लेकिन हमें न्याय के पक्ष में। तो गाय साहबन की उस किताब को फिर मैंने लेकर पढ़ा, अब मुझे लगा कि नहीं, हमें न्याय के पक्ष में खड़ा होना चाहिए। हमारा दृष्टिकोण बदला, और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जैसी तो यूनिवर्सिटी इस दुनिया में कहीं नहीं है जहां विचारों की आजादी। हमारे देश के 2 इंस्टीट्यूशन जो कम से कम वर्ल्ड में टॉप 10 में आते हैं, हमारी कोई यूनिवर्सिटी नहीं आती 200 में। एक तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा आता है और एक फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे, ये 2 टॉप 10 में आते। तो क्यों आते हैं, मैंने जानने की कोशिश किया जब प्रोफेशनल जर्नलिस्ट, तो मुझे लगा कि विचारों की जो आजादी उन संस्थाओं ने दी अपने छात्रों को। आखिर मैं ऑक्सफोर्ड भी जाता हूँ, कैम्ब्रिज भी जाता हूँ, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, और सब जानने की कोशिश करता हूँ कि वो 400 साल से वो शिक्षा के केंद्र है और महान केंद्र बने हुए हैं। तो हमारे समाज में आज भी हमारी हिंदी कविता विश्व की कविता के साथ पैरेलल खड़ी है। चूंकि वो कविता एक पॉपुलर कल्चर का हिस्सा नहीं है, वो पढ़ी जाने वाली कविता होगी। तो एक बार बर्मिंघम में तेजेंद्र शर्मा ने एक आयोजन किया था, तो उसमें मुझे हिंदी कविता की यात्रा पर, क्योंकि उसको पता ही नहीं कि मेन स्ट्रीम हिंदी कविता होती क्या है, वो तो केवल अशोक चक्रधर को और ये कुंवर बेचैन को और जो मंच के पॉपुलर कवि हैं उन्हीं लोगों के बारे में जानते हैं। जैसे कि मैं जब तक फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे में पढ़ाई करने नहीं गया था, तो मुझे लगता था कि अमिताभ बच्चन सबसे बड़े स्टार हैं। हाँ, जब मैंने वहां मार्लन ब्रांडो की गॉडफादर देखी या बहुत सारे फिल्म रॉबर्टो डिनेरो को देखा और दुनिया के महान 150 फिल्में मैंने वहां देखी, तब मुझे पता चला कि असली सिनेमा तो ये है। हम किस कूड़े कचरे में फंसे हुए। उसी तरह हिंदी कविता की जो मेन स्ट्रीम धारा है, मुख्य धारा है, वो इतनी आगे बढ़ गई है कि संसार की किसी भी भाषा की कविता से वो कमतर नहीं है। और वो कभी एक बार और अगली गोष्ठी में मैं करीब 100 हिंदी के कवियों की कुछ कविताओं के अंश आपको, ऐसे मुझे याद है, आधुनिक हिंदी जिसको आप पढ़ सकते हैं, जिसको गा नहीं सकते, वो गाने वाली कविता नहीं है, थोड़ी सी गंभीर है, थोड़ी सी गंभीरता लिए हुए है। तो गंभीर चीजें क्या करती हैं? गंभीर चीजें होम्योपैथी की मेडिसिन की तरह होती हैं, जो धीरे धीरे असर करती है। और जो पॉपुलर कल्चर है वो एलोपैथिक मेडिसिन की तरह है, सर दर्द है गोली खा लीजिए सो जाइए ठीक, लेकिन वो बचता नहीं। आपकी चेतना में बचता क्या है ये जरूरी है। और जिन लेखकों ने हमें ये भाषा दी है, जिन्होंने अपने साहित्य की विरासत हमें सौंपी है, उनका हमें शुक्रगुजार होना चाहिए। कैसे? मैंने बात देखी कि धर्मी भारती का गुनाहों का देवता मैंने 100 कॉपी गिफ्ट की होगी अपने किशोरावस्था। मुझे लगता था कि इससे महान कृति कोई नहीं। और खुद जब मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजी में पढ़ने गया तो मैं उन जगहों को जाने का, सिविल लाइंस में और संगम पर, और वो अपनी सुधा के बारे में और चंदर की प्रेम कहानी और इस तरह से, तो उस समय लगता था। लेकिन बाद में मुझे जब हमारे चेतना विकसित हुई, जब हम लोग जनसत्ता में गए और ये सब हुआ, तो लगा कि नहीं, उनका सर्वश्रेष्ठ है अंधा जुग और सूरज का 7वां ग्रह। लेकिन उसमें जाना पड़ेगा। साहित्य की दुनिया में आपको सबसे पहले यदि हिंदुस्तान में ठीक से रहना है, मैंने सर उठा करके, तो हिंदुस्तान का नागरिक होना पड़ेगा ना। उसी तरह साहित्य की दुनिया में यदि आपको जाना है तो आपको साहित्य की नागरिकता लेनी होगी सबसे पहले। क्या बात, तब आप उसके आनंद को उठा पाएंगे। जैसे यदि आपको, अब जैसे संगीत है, तो संगीत का उत्कर्ष क्या है जिसको सारी दुनिया सलाम करती है? वो है हमारा शास्त्रीय संगीत। तो जब आप पंडित भीमसेन जोशी, कुमार गंधर्व, पंडित जसराज, मल्लिकार्जुन मंसूर, किशोरी अमोनकर से लेकर पूरा आप जब तक आप उसको सुनेंगे नहीं तो बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आती, क्योंकि ये हिंदुस्तान की बात नहीं है। मैं तो 50 देशों का उदाहरण देकर कह रहा हूँ कि दुनिया के सारे देशों में जो पढ़ने लिखने वाला गंभीर समुदाय होता है वो पॉपुलेशन का थोड़ा सा हिस्सा हो। जैसे भाला आपने देखा होगा, तो भाला में जो नोक होती है वो इतनी छोटी सी होती है, बाकी वो डंडा होता है। तो काम तो नोक ही करती है ना।
तो उसी तरह दुनिया के किसी भी समाज में ये घंटे किस आकार का पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जिसमें बहुत बड़े सारा इस तरह से यहाँ जनता होती है, और समाज का जो विवेकशील तबका होता है वो छोटा सा ही होता है। तो जाहिर है शास्त्रीय संगीत उस छोटे तबके ऊंचाई की चीज है, तो सबकी समझ में नहीं आएगा। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं हुआ ना कि पंडित भीमसेन जोशी की तुलना में दलेर मेहंदी का भांगड़ा बहुत उत्तम है, ऐसा तो नहीं हो सकता। उसकी अपनी जगह है। तो हमें पॉपुलर कल्चर को और मेन स्ट्रीम कल्चर को थोड़ा सा अलग अलग देखने की कोशिश करनी चाहिए, तभी तो हम हमारे पढ़ने लिखने का मतलब क्या है। अच्छा, दूसरा क्या होता है कि बहुत सारे हम जजमेंटल हो जाते हैं बिना पढ़े हो। आप लोगों में से किसने भी किसी भी एक आम आदमी को जो हिंदी भाषा पढ़नी आती हो, उसको आप शरद चंद्र का कोई उपन्यास दे दीजिए और कहिए कि रात भर में पढ़ो, उसकी जिंदगी बदलो, उसके बाद वो उसका आशिक हो जाएगा। जब वो पढ़ा ही नहीं है, किताब को छुआ ही नहीं। किताबों का क्या है ना कि सेंसुअस प्लेजर होता है, किताबों को छूना, उसके पन्ने पलटना, उसके शब्दों से तादाद में स्थापित करना, उस तरह से होता है। तो आखिर प्रेमचंद, अब जो प्रेमचंद उस जमाने में कहते हैं, प्रेमचंद कब 1936 में उनकी मृत्यु हुई, प्रगतिशील लेखक संघ के पहले अध्यक्ष वो बनाए गए। उसके बाद उसके दूसरे अध्यक्ष थे, 1940 में मृत्यु होती है रविन्द्रनाथ टैगोर की, टैगोर बने। एक से एक लोग उसके परंपरा में थे। तो प्रेमचंद आज इतने बड़े हैं। उसी तरह तुलसीदास जो आज घर घर में हम कहते हैं, वो 400 साल बाद वो इतने पॉपुलर हुए। उनके जीवन में बनारस के पंडितों ने तुलसीदास को डंडे मार मार कर भगा दिया, बहुत विरोध किया, और इतना विरोध तुलसीदास को झेलना पड़ा था कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। रामचरितमानस को बहा रहे थे नदी में। और कबीर ने उन कट्टर पंडितों से आज ही जाकर कहा कि मैं बनारस में मरूंगा ही नहीं। तो बनारस छोड़कर मगहर चले गए। मगहर एक बनारस के पास एक गांव है। चूंकि कबीर अपनी दूसरी परंपरा, तो नामवर जी की एक किताब है आलोचना के इतिहास में, दूसरी परंपरा की खोज, वो संभवतः हजारी प्रसाद द्विवेदी के सिद्धांतों और उसका एक पुनराविष्कार है। तो हम वहां तक आगे आ गए हमारा हिंदुस्तान। और ये केवल हिंदी में नहीं घटित हुआ। लोग कहते हैं कि ये वामपंथी है, दक्षिणपंथी, ये सब नहीं हुआ। ये अखिल भारतीय स्तर पर घटित हुआ एक प्रवृत्ति थी जो दुनिया से आई थी। और इस प्रवृत्ति के मूल में 1779 में जो फ्रांसीसी राज्य क्रांति हुई, और वहां से फिर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ यूरोप में, और वहां से 3 सिद्धांत आए। वो है समानता, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, भाईचारे। वहां से पूरा फिर आगे प्रगतिशीलता आगे बढ़। तो ऐसे ही नहीं हुआ ये सारा कुछ। तो उस दौर को पढ़ने से हमें पता चलता है, और उस दौर के अखबारों को पढ़ने से। रामचंद्र शुक्ल राजा की नौकरी करते थे, हमारे महान आलोचक, और नौकरी छोड़कर आ गए। तो उनकी पत्नी ने पूछा कि क्यों आ गए, तो कहा कि भले ही चबेना खाकर, यानी चना खाकर जिंदा रह जाऊंगा, लेकिन वहां कतई नौकरी नहीं करूंगा जहां इज्जत न मिलती, गुलामी। ये रामचंद्र शुक्ल ने ये कहा। बाद में वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में और कई जगह वो गए। तो वो जो केंद्र थे, उन लोगों ने इस भाषा को खड़ा किया। और मैं पॉपुलर कल्चर के खिलाफ बिल्कुल नहीं हूँ। मुझे सूरदास जितने और तुलसीदास पसंद है, उतने ही पसंद नीरज भी है, उतने ही पसंद हरिवंश राय बच्चन भी है, उतने ही पसंद रामधारी सिंह दिनकर भी है। तो सबको एक गुलदस्ता होता है ना, हमें उस गुलदस्ते के रूप में रहना चाहिए। और एक जो बात ये थी कि जैसे उर्दू है, हिंदी है, ये सारी भाषाएं, और एक ही संस्कृत से निकली हुई लोग बताते हैं, कुछ लोग फारसी से निकली हुई बताते हैं। इस बहस में हम क्यों जाएं? हमें तो जो हमारे सामने अच्छा साहित्य मिल जाता है उसको ग्रहण करना चाहिए। और इसके द्वंद्व को मीर तकी मीर ने अपने एक शेर में समझाने की कोशिश की है। इससे मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूँ। मीर तकी मीर ने कहा कि गो मेरे शेर हैं खवास पसंद। मेरे शेर वैसे तो उच्च वर्ग को पसंद आते हैं, मैंने समाज के पढ़े लिखे जो छोटे से तबके की बात में कर रहा हूँ, बुद्धिजीवियों को, संभ्रांत को, ये सब। पर मेरी गुफ्तगू आवाम से है। धन्यवाद।
शानदार रूप में कार्यक्रम समापन होने वाला है। तो अवनीश कुमार जी